कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। पहले कुछ डेफिनेशन है। पहला आ रहा है जी एम्बीडेंटेड लिगेंड। लिखो ए मोनोडेंटेड लिगेंड विद टू डोनर एटम्स। ए मोनोडेंटेड लिगेंड with two donor atoms is called ambidentate, is called ambidentate ligand. तीन एग्जाम्पल, साइनाइड, थायोसाइनाइड और नाइट्रो। तीन ही लिगेंड है जो एम्बीडेंटेड है आपके सिलेबस में, साइनाइड, थायोसाइनाइड और नाइट्रो। किलेटिंग लिगेंड, लिखो बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेट कम से कम दो तो होने ही पड़ेंगे किलेटिंग के लिए, बाइडेंटेट और या उससे ज्यादा हो, बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेड लिगेंड which form ring complexes, which form ring complexes are called chelating ligands, are called chelating ligands. Their complexes are called chelates. Their complexes are called chelates. They are extra stable. They are extra stable because during ring formation heat is evolved. They are extra stable because during ring formation heat is evolved. तीन एग्जाम्पल, ऑक्सलेट, इथाइलिन डाइअमीन, EDTA। तो मैंने किलेटिंग में फालतू लिखवा दिया है, ये भी समझा दिया कि उन कॉम्प्लेक्सेस को किलेट कहते हैं। किलेट एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, क्यों होते हैं ये भी बता दिया है ताकि रिवीजन पूरी हो जाए। अगला क्वेश्चन आ रहा है जी, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। चेक करो, कोबाल्ट के साथ दो EN है, एक EN दो बॉन्ड बनाएगा, दो EN चार, प्लस दो क्लोरीन है, 6। तो लिखो जी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। अगला सवाल है जी, कोऑर्डिनेशन स्फेयर पहचानो। तो ब्रैकेट वाले एरिया को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फेयर। तो ये है आपका कोऑर्डिनेशन स्फेयर। पोटेशियम हटा के चार्ज लगा दिया, ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर है। ड्रॉ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, क्या करूं, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, शेप। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो एक ही शेप, ऑक्टाहेड्रल। थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। पोटेशियम का चार्ज है +1, आयरन का निकालना है। ऑक्सलेट का चार्ज -2, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 0, चार्ज आ गया +3। क्लासिफाई एज होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक, बोलो जी, होमो या हेटेरो।
सारे लिगेंड सेम है या अलग अलग हैं? तो फिर क्या बना? होमोलेप्टिक। किसी कॉम्प्लेक्स में सारे लिगेंड सेम हो तो होमोलेप्टिक, अलग अलग लिगेंड हो तो हेटेरोलेप्टिक। हम्म। किस पे? हाँ वो दिखाना चाहिए। फोर्थ एनसीईआरटी का क्वेश्चन था और उसके 5-6 पार्ट थे। ये बेस्ट पार्ट था बिकॉज जिसमें स्पेशल था। प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी वर्ड वर्नर ने दिया था। ऑक्सीडेशन नंबर को वर्नर प्राइमरी वैलेंसी बोलता था और कोऑर्डिनेशन नंबर को सेकेंडरी वैलेंसी। इस एग्जांपल में खास ये था, लिख लो, क्वेश्चन पूरा करना पड़ेगा। असाइन प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। लिखो इफ it do not give AgCl precipitate with silver nitrate. If it do not give AgCl precipitate with silver nitrate, इस कॉम्प्लेक्स में सिल्वर नाइट्रेट डालने पे कोई पीपीटी नहीं आता। इफ इट डू नॉट गिव AgCl precipitate with silver nitrate, तो आपको याद है खास क्या था? ये 2 हाइड्रोजन बाहर लगाने थे और सारे क्लोरीन अंदर। जहां तक सवाल है प्राइमरी वैलेंसी का, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर, और सेकेंडरी वैलेंसी होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। आप बताओ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? फिफ्थ आ रहा है जी, वाई फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट व्हेन मिक्स्ड इन 1:1 रेशियो गिव टेस्ट ऑफ फेरस, लेकिन कॉपर सल्फेट अमोनिया मिक्स विद 1:4 डू नॉट गिव टेस्ट ऑफ कॉपर आयन। आंसर लिखो जी। फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट form Mohr salt, form double salt, form double salt which get ionized in water, which get ionized in water and give test of ferrous ion, which get ionized in water and give test of ferrous ion, and give test of ferrous ion. Copper and ammonia form complex. Copper and ammonia form complex which do not ionize, which do not ionize, do not give test of copper ion. Do not ionize, do not give test of copper ion. तो इसको पानी में डालेंगे तो ये आयोनाइज कर जाएगा, फेरस आयन फ्री हो गया, इसको टेस्ट किया जा सकता है। कॉपर अमोनिया आपस में रेड करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स आयोनाइज करता नहीं है, इसलिए कॉपर आयन को टेस्ट नहीं किया जा सकता। लिख लो, थोड़ी जगह बना लो।
6 आ रहा है, गिव द स्ट्रक्चर। प्लेटिनम ब्रैकेट के अंदर है, लिगेंड के नाम शुरू होते हैं अमीन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो एन, ब्रैकेट का चार्ज x, प्लेटिनम का चार्ज +2, अमोनिया 0, ब्रोमाइड -1, क्लोराइड -1, नाइट्राइट -1। टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट, आईपैक नेम, हाँ जी, ट्राई क्लोराइडो, ट्राई पिरिडीन, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट अपने आप निकाल लेना 3rd, डाई अमीन क्लोराइडो मीथेनामीन, केटायनिक कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम, 2nd काउंटर आयन क्लोराइड, पोटेशियम काउंटर आयन, गैप दिया, डाई एक्वा डाई ऑक्सालेटो, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है क्रोमेट, 3rd ट्राईहाइड्रेट, 3 पानी जो बाहर लगे हैं वो काउंटर आयन नहीं है, वो वाटर ऑफ हाइड्रेशन है, ट्राईहाइड्रेट। एनसीईआरटी बहुत स्पष्ट नहीं है, आंसर दिया नहीं होता, एनसीईआरटी चालाकी कर जाती है। कुछ बुक्स में 3 वाटर लिखा होता है, 3 डॉट वाटर, लेकिन जो एप्रोप्रिएट वर्ड है वो ट्राईहाइड्रेट है। डबल कॉम्प्लेक्स, हीट एंड ट्राई मेथड से पहले चार्ज निकालना पड़ता है, उसके लिए रिवाइज करो नोट्स। दोनों ब्रैकेट पे चार्ज +1 -1 मानूंगा तो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +4 नहीं आएगी, दोनों ब्रैकेट पे चार्ज मानना पड़ेगा +2 -2, तो फिर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी, नाम आएगा, पहला कॉम्प्लेक्स केटायनिक है डाई अमीन डाई क्लोराइडो, पहला कॉम्प्लेक्स केटायनिक है तो प्लेटिनम, 2nd प्लेटिनम 4, प्लेटिनम 4
दूसरे का नाम आएगा टेट्रा क्लोराइडो, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, प्लेटिनेट सेकंड। तो पहली ब्रैकेट पे चार्ज मानना है +2, तो प्लेटिनम का चार्ज आ जाएगा +4। दूसरी पे चार्ज मानना है -2, तो प्लेटिनम का चार्ज आ जाएगा +2। 4 केस दे दिए, एक न्यूट्रल, एक कैटायनिक, एक एनायनिक और एक डबल कॉम्प्लेक्स। हर चीज की रिवीजन है, हर चीज टच करी हुई है, कुछ छोड़ा नहीं है। ये रिवीजन बुकलेट की तरह काम आएगी। अब तुमने पहले पढ़ा ही नहीं हुआ एग्जाम वाले दिन, इसका क्या फायदा। बहुत से बच्चों को रिवीजन का ही फायदा ही नहीं दिखता, क्योंकि उन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ। पढ़ा हो तो रिवीजन कैसे करनी है उसका उसका फॉर्मेट है ये। पढ़ा नहीं है तो फिर नोट्स पढ़ो, तभी कहा था 10 दिन लगा लो। देखो कैसे महीना बीता जाएगा, 10 दिन नहीं मिल रहे तुम्हें लगाने के लिए। आयोनाइजेशन आइसोमर ड्रॉ करना है। आयोनाइजेशन आइसोमर वो कॉम्प्लेक्स दिखाते हैं जिनमें ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर एनायन हो, और आइसोमर ड्रॉ करने के लिए क्या करें, एनायन की लोकेशन चेंज कर दो। अंदर एनायन है सल्फेट, उसे बाहर ले जाओ, बाहर एनायन है कार्बोनेट, उसको अंदर ले। लिंकेज आइसोमरिज्म ऐसे कॉम्प्लेक्सेस दिखाते हैं जिनमें एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है। एससीएन एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या करें, उसे एनसीएस कर दें। CN का NC, NO2 का ONO, SCN का NCS। हाइड्रेट आइसोमर बनाने के लिए क्या करें, एक पानी को बाहर ले जाएं और उसकी जगह पे किसी को अंदर बुलाएं। जो भी तमाशा करो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। एक पानी भी बाहर लेके जा सकते हैं, 2 भी लेके जा सकते हैं, 3 भी लेके जा सकते हैं। जितने काउंटर आयन है वो सारे अंदर आ सकते हैं, उसके हिसाब से पानी बाहर जा सकते हैं। कोई एक बनाना है, कुछ भी बना के आ सकते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म बनाने के लिए क्या करें, मेटल की पोजीशन चेंज कर दो। तो पहला है आयनाइजेशन आइसोमर, दूसरा है लिंकेज, तीसरा हाइड्रेट, चौथा कोऑर्डिनेशन। ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने हैं। सिस ट्रांस, फोकस इस बात पे करें कि अगर आपको ट्रांस बनाना है, दोनों सीएल अपोजिट, दोनों ऑक्सलेट अपोजिट। सिस बनाना है, दोनों सीएल ऑन सेम साइड। A3B3 पैकमर, कोई एक लिगेंड पकड़े, तीनों अमोनिया एक तरफ, एक फेस पे, फेशियल, तीनों अमोनिया इक्विटोरियल पोजीशन पे। दैट्स कॉल्ड मेरिडियन। अमोनिया सेट हो जाएगा, उसके बाद क्लोरीन को भर दें। ABCD क्या खास, 3 बनते हैं आइसोमर्स। कहते हैं 2 सिस होता है, 1 ट्रांस होता है। टेक्निक
किसी एक लिगेंड की पोजीशन फिक्स करें। अब इसका ध्यान रखें कि हर बार इस ए के सामने अलग लिगेंड आए। ए के सामने बी, ए के सामने सी, ए के सामने डी। बाकी लिगेंड स्वाद अनुसार जहां मर्जी रख लें। इसलिए टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल, सिस फॉर्म बनानी है इसकी। मिरर, मिरर इमेज। एक डेक्स्ट्रो एक लीवो। तीन बाइडेंटेड लिगेंड हो तो ज्योमेट्रिकल नहीं बन सकते। नेवर ज्योमेट्रिकल, ऑलवेज ऑप्टिकल। CFT, नाइन्थ, ऑक्टाहेड्रल, ये 5d ऑर्बिटल है, डी जनरेट है, फ्री मेटल आयन में।
कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एवरेज एनर्जी बढ़ती है, आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। उस एवरेज एनर्जी के मुकाबले Eg की एनर्जी ज्यादा होती है, T2G की एनर्जी कम होती है। उन दोनों में जो एनर्जी गैप है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और देन देयर इज ए बैरियर सेंटर। उस बैरियर सेंटर के मुकाबले Eg की एनर्जी 0.6 ज्यादा है, T2G की एनर्जी 0.4 कम है। बनाओ, ये बोर्ड में देकर आना है। फ्री मेटल आयन फ्री मेटल आयन में बेटा T2G और Eg होते हैं फ्री में। एवरेज एनर्जी आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, उस एवरेज के मुकाबले E की एनर्जी कम है और T2 तो अब की बार फॉल ज्यादा है, राइज कम है। इनमें जो एनर्जी गैप है दैट इज डेल्टा T, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, बैरियर सेंटर। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद T2G और Eg ना यूज होकर सिर्फ T2 और E यूज होता है कॉम्प्लेक्स बनने के बाद।
तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये आने का। एक सेट में डेल्टा टी आ गया, एक में डेल्टा नॉट आ गया। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, हाउ वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट एंड पी डिसाइड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 सिस्टम। देखो आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ए पार्ट का आंसर CFSC क्या होती है। आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन d orbital splits in two part। After complex formation d orbital splits in two parts। Difference in the energies of these two parts, difference in the energies of these two parts is called CFSE। Difference in the energies of these two parts is called CFSE। इसका सिंबल डेल्टा होता है। ऑक्टाहेड्रल के लिए डेल्टा नॉट लगा देते हैं और टेट्रा के लिए डेल्टा टी। हाउ द वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट एंड पी डिसाइड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 सिस्टम। तो हमारे पास D4 है, D में 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टाहेड्रल है, T2G नीचे, EG ऊपर, 4 इलेक्ट्रॉन आपको बांटने हैं। अगर हम कहते हैं कि डेल्टा नॉट की वैल्यू P से ज्यादा है, इसका मतलब पेयरिंग करवाने के लिए कम एनर्जी चाहिए, ऊपर ले जाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। पहले 3 नीचे आप वाउ, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फील्ड फर्स्ट। लड़ाई चौथे इलेक्ट्रॉन को लेकर है कि उसकी पेयरिंग करवानी है या ऊपर लेके जाना है। जो उसमें पैसे बचे वो करवाओ, पेयरिंग एनर्जी कम है, पेयरिंग करवाओ। बंटवारा T2G 4, EG 0। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कराना थर्मोडायनेमिकली मुश्किल है, तो मत कराओ पेयर्ड, अलग अलग बिठा दो। T2G 3, EG 1 देखो।
11th, डेल्टा टी होता है 4/9 ऑफ डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट दिया हुआ है। सर आंसर 8000 नहीं होगा? नेक्स्ट आ रहा है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड। लाइन खींचो, लिखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बारे में पहला पॉइंट। इट कॉज मोर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इट कॉज मोर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। वीक लिगेंड, it caused less crystal field splitting. It caused less crystal field splitting. Second point, strong ligand में second point, it form low spin complex, कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। It form low spin complex. उसमें लिखो it form high spin complex. It form high spin complex. एग्जाम्पल लिख लो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में साइनाइड, वीक लिगेंड में क्लोराइड। थर्टीन आ रहा है, वो बता दिया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इट कॉज मोर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। जहां पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है उसी में लिख सकते हो ब्रैकेट में, डेल्टा नॉट मोर देन पी, और वीक लिगेंड में लिख सकते हो डेल्टा नॉट लेस देन पी, क्योंकि कहा स्प्लिटिंग कम करवाता है तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा रहेगी। थर्टीन आ रहा है, यूजिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ। तो सीएफटी का इस्तेमाल करके हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है। पहला कॉम्प्लेक्स है इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +3, Fe+3 होता है 3d5, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, पहले 3 नीचे, वीक लिगेंड है, पेयरिंग कॉज नहीं करेगा, अगले 2 ऊपर। आपसे पूछा है इसमें मैग्नेटिक मोमेंट, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। दूसरा कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट Cn6, कोबाल्ट का चार्ज कोबाल्ट +3, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पहले 3 नीचे, अगले 3 भी नीचे, कोई अनपेयर्ड नहीं आ रहे, मैग्नेटिक मोमेंट 0।
हर चैप्टर के आखिरी में 2 पेज खाली लगे हुए हैं, कभी होता है स्पेस, उस हिसाब से नहीं छूट पाता तो वहां पे अपने आप लिख सकते हो। 14th आ रहा है, वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ 3 कॉम्प्लेक्सेस आर गिवन। जो ए लिगेंड वाला कॉम्प्लेक्स है वो वायलेट वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है। किस चीज की एब्जॉर्प्शन? कि कोई इलेक्ट्रॉन T2G से छलांग मारकर अगर EG में जाना चाहता है तो वायलेट वेवलेंथ के बराबर वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है अगर लिगेंड ए है, येलो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है अगर लिगेंड बी है, और रेड वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है अगर लिगेंड सी है। हमें बताना है कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो हम T2G से EG इलेक्ट्रॉन को लेके जाना चाहते हैं। तीन लिगेंड है, मुझे नहीं पता अभी स्ट्रॉन्ग वीक कौन है। कॉन्सेप्ट, स्ट्रॉन्ग लिगेंड स्प्लिटिंग ज्यादा करवाता है। इसका मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन T2G से EG जाना चाहता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब, बोलो उल्लू के बट्ठो, एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा तो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कम। और अगर वीक लिगेंड है तो वो स्प्लिटिंग कम करवाएगा। कोई इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर लेके जाना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब, वेवलेंथ एब्जॉर्ब ज्यादा। वेब ग्योर, लगाओ अकल। वायलेट, येलो, ऑरेंज, दिस इज द ऑर्डर। रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, वायलेट की वेवलेंथ कम होती है। रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, वायलेट वाली की वेवलेंथ कम होती है। इसका मतलब कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है? वायलेट वाला। कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है? जिसकी वेवलेंथ वायलेट है। कौन? ए। तो ए बेसिकली स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड सी बेसिकली इज वीक लिगेंड। बी बीच का केस है। उतारो। हाँ, बीच में आ गया ना, हमें क्वेश्चन में पूछा नहीं है। हमें क्वेश्चन में कहा है जी स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है और वीक कौन है। हमें इनको ऑर्डर में लगाना, ऑर्डर में लगाना होगा तो बीच में आ जाएगा भी, येलो जो बीच में जो आती है। नेक्स्ट है, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर, शेप, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन एंड मैग्नेटिक मूवमेंट इन फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। याद करो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। हाँ जी, ऑक्सीडेशन नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, शेप, 6 लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन, 6 लिगेंड है, ऑक्टा कॉम्प्लेक्स, T2 नीचे, EG ऊपर, 6 इलेक्ट्रॉन बांटने हैं, पहले 3 नीचे, अगले 3 भी नीचे।
मैग्नेटिक मोमेंट 0। ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिगेंड है। 4 लिगेंड में शेप आपके लिए हो जाएगी टेट्राहेड्रल, क्योंकि स्क्वायर पैनल की सीएफटी तो आपके सिलेबस में है नहीं, वो क्वेश्चन देगा ही नहीं। D5 का बंटवारा वीक लिगेंड है, पेयरिंग करने नहीं। E2 T2 3 मैग्नेटिक मोमेंट सिक्सटींथ बहुत फेमस, लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट फॉर्म्ड। सटीक आंसर, बिकॉज डेल्टा टी इज वेरी लो। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बहुत कम होती है। डेल्टा टी इज वेरी लो, therefore in most of the complexes, therefore in most of the complexes delta T less than P, in most of the complexes delta T less than P, क्योंकि डेल्टा टी बहुत कम होती है तो पेयरिंग एनर्जी हमेशा ज्यादा रहती है। पेड कराना मुश्किल होगा, ऊपर भेजना आसान होगा। तो कॉम्प्लेक्सेस फिर कैसे बनेंगे? हाई स्पिन, पेयरिंग नहीं होगी, हाई स्पिन। देखो, हेंस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म, हेंस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म। जैसे मान लो D5 है, टेट्राहेड्रल है, तो E नीचे T2 ऊपर। हम ये बता रहे हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की प्रॉब्लम है, डेल्टा टी की वैल्यू बहुत कम होती है। इसका मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस पेयरिंग करवाना मुश्किल रहेगा एज कंपेयर टू ऊपर ले जाना। तो पेयरिंग अगर हो जाती तो एक अनपेड बचना था, पेयरिंग नहीं हो रही, इसलिए 5 अनपेड बचेंगे, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। हाई स्पिन का मतलब होता है मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। बनाओ।
कुछ केसेस में निकालनी है हमें शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +3 है, मैग्नीज +3 इज 3d4। साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, (4s 4p 4d वगैरह खाली है। जो चीज मैंने बहुत जोर देके पढ़ाई थी, जो अभी भी 80% बच्चों को समझ ही नहीं आ पाई है, कि वीबीटी सीएफटी के बाद कराइए। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बंटवारा सीएफटी के हिसाब से कर रहे हैं। इसमें सीएफटी को देखो, ये T2G है, ये ईजी है, इसमें सीएफटी को देखो। आप कहते हो साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करेगा, लेकिन होश में सोच, सीएफटी को दिमाग में रख। वहां भी मैंने ऐसे डायग्राम बना रखे। कितने इलेक्ट्रॉन बांट रहे हैं? 4, पहले 3 नीचे, फिर अगला चौथा भी नीचे। बंटवारा क्या आया? T2G 4, EG 0। इसलिए पहला केस ही ये दिया है, क्योंकि बच्चा रटा मार रहा है, कह रहा पेयरिंग कराओ, चलो कोई अनपेड नहीं बचेगा। बचेगा, सीएफटी को दिमाग में रख। टेट्रा और ऑक्टा में स्केप एनर कुछ नहीं कर सकते, उसमें सिंपल जैसे आप चलना चाहते हो चलो, क्योंकि उसकी सीएफटी आपके सिलेबस में नहीं है। ये है बंटवारा। इसका मतलब ये हो गया कि अंदर के 2 डी ऑर्बिटल खाली है। थोड़ा कम लिखूंगा मैं, आप अपने आप समझोगे। ये आपके लिगेंड आ गए। तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? D2 sp3 और शेप क्या हो गई? ऑक्टाहेड्रल। बी पार्ट, कोबाल्ट अमोनिया 6। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। कोबाल्ट +3 3d6 होता है। और ये सिखाया गया था, कोबाल्ट +3 के साथ अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अमोनिया पेयरिंग करवाता है, अमोनिया पेयरिंग करवाएगा। पेयरिंग सीएफटी को मन में रख के करो। 6 इलेक्ट्रॉन बांटने हैं, पहले 3 नीचे, अगले 3 भी नीचे। तो पेयरिंग हो गई। लिगेंड आएंगे, 6 लिगेंड आ रहे हैं, यहां बैठेंगे। D2 sp3 ऑक्टाहेड्रल बनाओ। ये 2 केस करवाए मैंने यहाँ पे। थोड़ा कम लिख रहा हूं बिकॉज मुझे आपको पता है क्या समझाना है यहाँ पे। परफेक्ट तरीका ऑब्वियसली नोट से फॉलो करना है, ये रिवीजन है।
अगला है NiCO4, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0, CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ना सिर्फ पेयरिंग करवाता है बल्कि फोरस के इलेक्ट्रॉन को भी धक्का मार के 3D में भेज देता है, 3D हो जाता है जैम पैक्ड। तो लिगेंड बैठेंगे बाहर। sp3 टेट्राहेड्रल, NiCN4, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर, निकल +2 38, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग कराएगा, और क्योंकि ये स्केप एनर कॉम्प्लेक्स है, पहले से ही पता होना चाहिए, तो CFT तो यहाँ लगने नहीं वाली, यहाँ तो सिंपल पेयरिंग है, पेयरिंग हो जाएगी। DsP2 स्क्वायर प्लानर, एटीन क्वेश्चन आ रहा है, विच कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल? हाँ जी, FeCN6 या FeH2O6? CN6 टिक करो, साइनाइड वाला कॉम्प्लेक्स, रीजन लिखो, साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ऑक्सलेट या पानी, किसका कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा? ऑक्सलेट टिक करो, रीजन लिखो, ऑक्सलेट इज ए कीलेटिंग लिगेंड, रिंग बनाएगा ये, ऑक्सलेट इज ए कीलेटिंग लिगेंड, और किलेट कॉम्प्लेक्सेस एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, लिखो किलेट कॉम्प्लेक्सेस आर एक्स्ट्रा स्टेबल, किलेट कॉम्प्लेक्सेस आर एक्स्ट्रा स्टेबल। 19th बीटा दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिखो स्टेबिलिटी कांस्टेंट, बीटा को बोलते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, ये होता है 1/बीटा। एक ही न्यूमेरिकल है कोऑर्डिनेशन में, ये और एक वो जो आता है डेल्टा टी और डेल्टा नॉट, तो ये दो याद करने चाहिए। 20th आ रहा है, एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल। डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम की कहानी है। तो पहला बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड लोन पेयर लेकर आता है, वो अपना लोन पेयर मेटल के साथ शेयर करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है, सारे लिगेंड ऐसा करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा बॉन्ड बनता है पाई बॉन्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, सुटेबल एनर्जी के होते हैं, अब की बार मेटल इलेक्ट्रॉन लेकर आता है।
तो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनता है, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड बनता है। इस दूसरे बॉन्ड को सिनर्जिस्टिक बॉन्डिंग कहते हैं। कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड को सिनर्जिस्टिक बॉन्ड कहते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल के साथ दो बॉन्ड बनाता है, एक सिग्मा और एक पाई। CO इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है। सभी लिगेंड इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेयर करते हैं, ये ले भी सकता है। इसके ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं जो खाली पड़े हुए हैं। ये सुटेबल एनर्जी के होते हैं। नॉर्मली एंटी बॉन्डिंग बॉन्ड कम बनाते हैं, बट इसके समहाउ सफिशिएंट एनर्जी के होते हैं, दे कैन फॉर्म बॉन्ड। गिव वन यूज ऑफ सिस्प्लेटिन 21। देखो जी, एंटी कैंसर ड्रग सिस्प्लेटिन। ये सिस्प्लेटिन का स्ट्रक्चर है, पीटी अमोनिया टू Cl2 सिस फॉर्म। ये पहली एंटी कैंसर ड्रग है। डी पेनिसिलामीन का यूज, लिखो रिमूव कॉपर। रिमूव कॉपर, इसका काम है कॉपर रिमूव करना। कॉपर पॉइजनिंग हो गई है, कोई ज्यादा कॉपर खा गया, कोई ज्यादा कॉपर तो खाएगा नहीं, पानी में कॉपर आ सकता है, कहीं पाइपलाइन लीकेज थी या कहीं कॉन्टामिनेशन था, तो कॉपर को रिमूव करने के लिए ब्लड में से इसको यूज करते हैं। दवाई है ये, किलेटिंग लिगेंड है ये। हाउ कॉम्प्लेक्सेस आर यूजफुल इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। मैंने कहा था सबसे आसान होता है, कॉपर का टेस्ट याद करो, वैसे भी सिलेबस में है और वैसे भी है। तो कॉपर का टेस्ट क्या है कि कॉपर के सॉल्यूशन में लिक्विड अमोनिया डाल दिया, डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये टेस्ट की पहचान है, डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स। और निकल डीएमजी का एग्जांपल देते हैं हमेशा हम। डीएमजी एक नेगेटिव लिगेंड है। निकल डीएमजी जो कॉम्प्लेक्स है, निकल आयन का सॉल्यूशन आपके पास है, उसमें डीएमजी डाल दो, ब्लू कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, रेड पीपीटी बन जाएगा। -1 चार्ज होता है इस पे। तो ये दो टेस्ट हो गए। एक क्वेश्चन मैं लगाना भूल गया था, लिखना भूल गया था, तो जगह है आपके पास, एक क्वेश्चन और कर लो, क्योंकि एक गट फीलिंग रहती है कि कहीं शेप ना पूछ ले। MnCO10 कोबाल्ट CO8। यहां देखेंगे एक मिनट के लिए। अब एक कॉन्शियस एफर्ट करनी है, एनसीईआरटी पढ़ा करो। ये देखो, एक लाइन, दो लाइन, मतलब ऑपोजिट, ऐसे सीधी लाइन, और एक इसके अपोजिट ऐसे, दोबारा से ऊपर नीचे सेम लाइन, क्रॉस सेम लाइन, और एक इसके साथ ऐसे। यहां पे CO लग रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन से जोड़ना है, कार्बन डोनर है, होश में काम करना है।
और एक इसमें मेटल मेटल बॉन्ड हो गया। कोबाल्ट, एक तो कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड है, 1 2 3, 1 2 3, 6 कार्बन मोनोऑक्साइड टर्मिनल पोजीशन कोने पे, और 2 ब्रिज है, इसे ब्रिज सीओ कहते हैं। आ सकते हैं सवाल, कितनी ब्रिज सीओ हैं, कितने कोबाल्ट कार्बन बॉन्ड हैं, कितने कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड है, ये सब मैंने टेस्टों में भी पूछा हुआ है, पैकेज में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट वीक क्लासेस के शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मैं नेक्स्ट वीक ये रिवीजन पैकेज खत्म करूंगा, फिर आपको ब्रेक मिलेगा 10 दिन का। उस दौरान ऑब्वियसली अपने तो आप टेस्ट देते ही रहोगे जो शेड्यूल्ड है, बस हम इसमें मिड टर्म एक फुल कोर्स टेस्ट भी रखवाएंगे, जो बच्चा टेस्ट देना चाहे वो देने आएगा। तो थोड़ी सी ड्यूरेशन बढ़ा रहा हूं अगली 3 क्लासेस की, ताकि एक ही क्लास में हम लोग सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकाइनेटिक एक एक क्लास में खत्म हो सके। तो ट्यूसडे 2:30 क्लास शुरू कर रहा हूं, जो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, लेट आते हैं, आप जितने बजे आते हो वहां से ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये तो सत्संग है। गुरुद्वारे में कभी किसी ने कहा है लेट आए हो लंगर नहीं मिलेगा भागो। तो स्पैन रख रहे हैं अपने पास 2 सवा 2 घंटे का, ताकि आराम से खत्म कर सके। यहाँ पे सॉल्यूशन हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रो, अगर पहले खत्म हो जाएगा तो पहले छोड़ देंगे, लेकिन 1 2:30 बजे का स्कोप रख लेते हैं ताकि बार बार ना आना पड़े। एक्स्ट्रा क्लास लाइव लेने का मेरा मन नहीं है आपके, एक्चुअली आपको आप देख ही रहे हो, मैंने एंट्रेंस को भी अवॉइड कर रहा हूँ लाइव लेना, कि जो यहाँ पढ़ लो वो अच्छा रहता है। सो क्योंकि क्लास बड़ी हो जाएगी तो विल गिव यू 10 मिनट ब्रेक। बर्गर, इसमें पिज्जा कर लेते हैं और इसमें समोसा कर लेते हैं, भाग जाओ। हंसने के लिए नहीं है, करूंगा ये आपको पता है, बड़ी क्लास देते हैं तो खाने को भी देते हैं।